ऑप्शन में याद आता है तो टेस्ट में रियल टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। आओ, अब ये आखिरी अधिनियम अंग्रेजों का भारत में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई को सम्राट, ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर हुआ। मतलब ये अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत हुआ। एक फैक्ट मिल जाता है लटके झटके वाला कि हाउस ऑफ, आपको मालूम है ना ब्रिटिश संसद के 2 सदन क्या क्या कहलाते हैं? बताया था, क्या क्या बताया था? ब्रिटिश लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद के 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में होता है ना वैसे ही। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स किससे तुलना करोगे भारत में? राज्यसभा। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा। ठीक, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था। एक फैक्ट है, आने के चांसेस कम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की इसी अधिनियम के तहत कि 30 जून 1948 तक भारत और ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? क्लेमेंट एटली। 3 जून 1947, बहुत महत्वपूर्ण है, डेट सहित याद होना चाहिए। 3 जून 1947 है ना, बॉक्स में डाल लो, ये इंपॉर्टेंट है डेट। अब इसी अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश भारत के, मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन है ना, पहले से मांग चल रही थी पृथक पाकिस्तान की, तो इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान के अलग अलग विभाजन की योजना भी थी, है ना। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन कहाँ गए रे? अच्छा है, ने भारत पाक विभाजन योजना प्रस्तुत की। तो एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत पाकिस्तान विभाजन योजना किसने प्रस्तुत की? माउंट बैटन। ठीक, कब प्रस्तुत की? 3 जून 1947, डेट इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा देखो, स्वतंत्र, एक तो भारत का, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? माउंट बैटन। ब्रिटिश भारत का मतलब भारत की आज़ादी से पहले आखिरी गवर्नर जनरल कौन? माउंट बैटन। भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के पश्चात स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंट बैटन। इसको एकदम इत्मीनान से लिखो। ये देखो, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। ठीक, तो इसके बाद और इसके पहले तो अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का, ये अवधि क्या हुई? ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? माउंट बैटन। स्वतंत्र भारत, ये स्वतंत्र भारत जो चल रहा है, पहला गवर्नर जनरल कौन? पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंट बैटन। लेकिन पहला स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन? पहला भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी लिख देता हूं मैं, राजगोपालाचारी, ये याद रखना है आपको। ठीक, और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, पहला और लास्ट, यही है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जब लागू हुआ तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह किसने ले ली? राष्ट्रपति। इसकी जगह राष्ट्रपति ने ले ली। ठीक है, चलो ये याद रहना चाहिए। ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव का पद समाप्त, अब तो जरूरत ही नहीं है ना, भारत आज़ाद होने वाला है। तो भारत राज्य सचिव जो भारत के लिए जो पद बनाया गया था, जिसका ऑफिस लंदन में था, जरूरत क्या है? समाप्त। ठीक, और उसे क्या कर दिया गया? उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई
और जितनी शक्तियां भारत राज्य सचिव की थी उसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो राष्ट्रमंडल मामलों के लिए जो राज्य सचिव था ना उसको ट्रांसफर कर दिया गया। 1946 में निर्मित संवैधानिक सभा भारत का संसद बन गई। संवैधानिक सभा अभी आप देखोगे, आप संवैधानिक सभा जान जाओगे, आप देखोगे इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। एक तो ये कि कब सम्राट ने हस्ताक्षर कब किए इस विधेयक पर, 18 जुलाई को हस्ताक्षर किए। दूसरा ये कि इसी योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन योजना प्रस्तुत की गई, इस अधिनियम के तहत कब प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947। किसने प्रस्तुत की, माउंटबेटन, अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने प्रस्तुत की, ठीक है। और दूसरा जो संवैधानिक सभा बनाई गई थी वो अब स्वतंत्रता के बाद इसी अधिनियम के तहत घोषित हो गई कि वह भारत की संसद बनेगी। बात क्लियर है, और यहाँ ये मामला ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब दूसरे चरण में पहुँचते हैं। जो ज़्यादा जितना ज़रूरत होगा मैं उतना ही उसमें ध्यान दूंगा ना, कम ज़रूरत है मतलब चलो अब एक और चीज़ पकड़ लो, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, है ना। ये भी एक टॉपिक है, उसमें नहीं है क्या, क्या है अगला, चलो मैं उसको पहले पकड़ लेता हूँ फिर, अगर उसके बाद वो है तो। हालांकि इधर कोई लिंकेज नहीं है, ये लो, ये पकड़ लेता हूँ मैं। अरे कहाँ गई, कल डर गई क्या, मैं बोला कि मैं बोलूँगा तुम लोग से कि बोलो तुम लोग, मैं गधी हूँ, नहीं आता है इस तरह से है। कल बोला था ना मैं, अगर दोबारा पूछा मैं और नहीं जवाब दे पाए तो तुम लोगों को बोलना होगा मैं गधी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इस सवाल का प्रश्न इस सवाल का जवाब नहीं पता। ऐसा शुरू करने वाला हूँ तुम लोगों को ना, लड़के लोग गधा हूँ बोलेंगे। हाँ चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, अनुसूचियाँ देखेंगे हम, है ना। मैंने आपको बताया था कि संविधान में जब संविधान लागू हुआ था हमारा, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, और धीरे धीरे बढ़ते हुए वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। ठीक, चलो इन्हीं के यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है ना। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, 8, वर्तमान में कितनी, 12। चलिए प्रथम अनुसूची कहाँ है ना, है कि नहीं है। तुम लोग को ढूंढने में इतना वक्त लगता है, मतलब घर जाके कभी ऐसे पलट वलट के देखते नहीं क्या क्या है इसमें। अरे नोनी चश्मा लग गया का तोला, अंधेरा खुद की है वो, उसको थिएटर का माहौल बना के बैठना है। चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी रट डालो कौन सी अनुसूची में क्या है ना। मेजर देखो, मेजर प्रश्न जो 80% प्रश्न बनता है किसी भी एग्जाम में, वो ये बनता है कि भैया फलाना अनुसूची में क्या है। अब जब पीएससी में और बड़े एग्जाम में चले जाते हैं अपन, तो वो उसके अंदर भी घुसता है ना। तो अंदर घुसूंगा तो मैं, लेकिन आपको बताता जाऊंगा, फोकस रखना कि किस एग्जाम में आपको क्या कितना रीच ले जाना है। आइए, प्रथम अनुसूची, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्यायिक क्षेत्र। अनुच्छेद पे ध्यान मत दो, बस ये देखो क्या है प्रथम अनुसूची में, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र किसको बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब, उनके नाम और न्यायिक क्षेत्र। तो आपको याद होना चाहिए क्या है प्रथम अनुसूची में, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्यायिक क्षेत्र। सीधा सीधा पूछ देगा, ये लाइन लिखकर बोलेगा क्यों, कौन से अनुसूची में, प्रथम। ठीक, आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों का प्रवेश और निर्माण। अनुच्छेद 2 के तहत किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता था,
और उसे राज्य बनाया जा सकता था भारत का। और 3 के तहत क्या था, नक्शे के अंदर जो भारत के क्षेत्र है उसमें काट छांट करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता था। फिर मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि एक ये जो नए राज्यों का प्रवेश हो या नए राज्यों का निर्माण हो, इसके लिए साधारण प्रक्रिया से विधेयक आता है, एक विधेयक बनता है। साधारण प्रक्रिया जैसे भी एक विधेयक की होती है वैसे ही पूरा होता है, दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होता है और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्य का निर्माण हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि नए राज्य के निर्माण के लिए किसी संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि नया राज्य बन गया तो उसकी वजह से संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं चीज़ों में परिवर्तन करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक भी आता है। जैसे सिक्किम एक राज्य बन गया भारत का, अनुसूची 1 में तो उसका नाम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाम होंगे। तो भैया उसका नाम डालने के लिए कोई नया राज्य बना तो उसको यहाँ डालना पड़ेगा, डालने के लिए फिर एक संविधान संशोधन विधेयक आएगा। बात स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही? किसी राज्य, कोई नया राज्य निर्माण करने के लिए एक साधारण विधेयक ही आता है, संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई नया राज्य का निर्माण हो जाता है तो उस नए राज्य के निर्माण से संबंधित संविधान में कुछ अन्य जगह पे संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर सिक्किम नया राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया, तो भैया यहाँ पर अनुसूची 1 में नए राज्य का नाम डालना पड़ेगा। और संविधान में यदि आपको कोई चीज़ डालनी है, कोई चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा विधेयक आता है संसद में? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, नोनी क्लास के साथ जुड़ी रहोगी तभी समझ में आएगा। पहले 1-2 की हो ना, तो जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ये याद रहना चाहिए। प्रथम अनुसूची में क्या है भैया? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और न्याय क्षेत्र। अब दूसरे में आते हैं, परिलब्धियां वेतन एवं भत्ते। दूसरी अनुसूची में क्या है? परिलब्धियां वेतन एवं भत्ते, परिलब्धियां वेतन एवं भत्ते, है ना। चलो, परिलब्धियां मतलब अन्य जो बंगला वंगला सब मिलता है ना, वो सब शामिल। ठीक, अब देखिए ये सामान्य सा प्रश्न हो गया छोटे एग्जामों का कि भैया परिलब्धियां वेतन और भत्ते का विवरण कहाँ है? दूसरी अनुसूची में। लेकिन अब अच्छा एग्ज़ाम बनाना होगा और वो अच्छा एग्ज़ाम आपके बन सकता है पीएससी और व्यापम के बड़े एग्जामों में। देखो, अब आपसे पूछेगा कि भैया अनुसूची 2 में ठीक है परिलब्धियां वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है, किसका किसके वेतन एवं भत्ते का प्रावधान अनुसूची 2 में है, ये प्रश्न बनेगा। अब देखो, इसको बड़ी आसानी से हमें याद रखना होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पहला दूसरा, सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। उसके बाद दूसरा पद उपराष्ट्रपति का, ये दोनों हैं यहाँ शामिल। अरे सॉरी, उपराष्ट्रपति भी आएंगे लेकिन पद का नाम उपराष्ट्रपति नहीं होगा। मैं इसलिए उपराष्ट्रपति मेरे मुंह से निकल गया। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, लेकिन हमें उपराष्ट्रपति नहीं याद रखना है। इसमें किसके वेतन का प्रावधान है? राज्यसभा के सभापति का। देखो मैं पूरा 0 से चलता हूँ। राष्ट्रपति है ना, किसके राष्ट्रपति और राज्यपाल। आपको पता है ना, देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का और एक राज्य में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक, उसके बाद ये देख लो, इसको बाद ही में रखते हैं क्योंकि इसको मैं उधर जोड़ूंगा। लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति उपसभापति। इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया है क्या कि नहीं बताया? वो नहीं बताया तो इधर आ जाओ। देखिए, इस पूरी संरचना में, पूरे भारत की संरचना में हम एक तो पूरे भारत के लिए संसद देखते हैं। ठीक, संसद के 2 सदन देखते हैं, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य में क्या होती है? संसद तो विधानमंडल होती है, राज्य की विधानमंडल या विधायिका। जैसे लोकसभा तो राज्य में क्या होता है? विधानसभा।
जैसे राज्यसभा, तो राज्य में क्या होता है? विधान परिषद। अब भाई प्रत्येक ये सदन है ना, हाउस है, इसमें सदस्य होते हैं, और आपको पता है कोई भी सदन है तो वहाँ का एक मुखिया होगा जो सदन को संचालित करेगा। तो आपको बता दें, लोकसभा का एक मुखिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। लोकसभा का मुखिया क्या कहलाता है? या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। लेकिन मान लो किसी दिन इसका पेट वेट खराब हो जाए तो क्या लॉक लगा दो लोकसभा को? नहीं, एक दूसरी व्यवस्था रखी गई है। इसकी अनुपस्थिति में सदन का कार्य चलता रहे तो एक और पद होता है जिसका क्या नाम होता है? उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर। क्लियर हो गया? अच्छा, वो यहाँ भी होता है सेम पद। किसी भी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है या विधानसभा स्पीकर होता है। उसकी अनुपस्थिति में सदन का कार्य संचालन करने के लिए विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है या फिर विधानसभा का डिप्टी स्पीकर। सेम है, इधर दोनों के पद नाम वैसे ही होंगे, बस आपको लगाना होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष। समझ गए? कोई शंका है? इधर आ जाओ। यहाँ भी मुखिया होगा भैया, यहाँ भी मुखिया होगा। यहाँ के दोनों के मुखियाओं को अपन क्या बोलते हैं? सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेयरमैन। इंग्लिश में चेयरमैन। और ये जो होता है दूसरा अनुपस्थिति में कार्य करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? उप सभापति, उप सभापति, या फिर डिप्टी नहीं, वाइस। वाइस, यहाँ क्या बोलते हैं? वाइस चेयर, चेयरमैन। ये बात क्लियर है? तो इन आठों को, जो सदन के ये जो पद हैं, इन्हें पीठासीन अधिकारी भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीठासीन। पीठ के बल आसीन। देखो मैं सामने बैठा हूँ, पीठ के बल आसीन, तो मैं कौन हुआ? इस सदन का पीठासीन अधिकारी, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वैसे सभी पीठ के बल आसीन होते हैं ना? पेट के बल भी होते हैं क्या? ना। अच्छा, ये देखो, अगर इस प्रकार की संरचना में मैं बोलूं तो आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 8 दिख रहे हैं। लोकसभा में 2, यहाँ 2, यहाँ 2, अच्छा यहाँ भी तो है 2, 8 दिख रहे हैं। मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ ना, कितने आपको इस पूरी संरचना में जहाँ तक मैं बताया कितने पीठासीन अधिकारी दिख रहे हैं? 8। लोकसभा के 2 पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा के 2, विधानसभा के 2, राज्य में विधानसभा में भी होते हैं। ये सब संवैधानिक पद है ना। ये सब कैसे पद है? मतलब संविधान में इनके पद का पूरा विवरण है। क्लियर है? इन 8 में एक आदमी सबसे अलग, एक पद सबसे अलग है। इन 8 में कौन सा है? राष्ट्रपति कहाँ है यहाँ? ये राज्यसभा का सभापति सबसे अलग है, भिन्न है इन 8 में। है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो भी पीठासीन अधिकारी है, राज्यसभा का मुखिया है वो, लेकिन इन 8 में वो अलग है। अब इन 8 में वो अलग क्यों है ये भी देख लें, आगे आएगा ही ये प्रश्न। उस समय नहीं बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूं। देखो, ये पद अलग इसलिए है कि आपको पता है उपराष्ट्रपति के पद का विवरण है संविधान में। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और आपको पता है या नहीं पता है तो भी जान लो, चुनाव जो होता है वो उपराष्ट्रपति के पद का होता है। कौन चुना जाता है? उपराष्ट्रपति के रूप में वो व्यक्ति चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। ठीक, मैं क्लियर कर देता हूं यहीं पर, एकदम क्लियर रखो अपने माइंड को। उपराष्ट्रपति के विषय में कुछ खास चीजें आप जान लो। एक, संविधान के अनुसार चुनाव किसका होता है? उपराष्ट्रपति के पद का होता है। ठीक है, चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? क्या कौन प्रत्यक्ष बोला?
गोल्डी तेरे मुंह से आवाज सुनाई दिया था? तेरे मुंह से आया? नहीं, ये साला धोखा दे रहे हो। अप्रत्यक्ष, क्या आप लोग कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग वोट करने गए हो? आप लोग वोट कर ही नहीं सकते, तो अप्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? अप्रत्यक्ष क्यों? तो कौन इनके वोटिंग में भाग लेते हैं? पूरा एक बात एक लाइन में बोलूं तो क्या बोलूंगा? दोनों सदन के, या फिर एक लाइन में बोलूं तो संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। सही बोल रहा हूं? एक तो संसद बोल दिया मतलब दोनों सदन आप इंक्लूड हो गया। संसद बोला तो दोनों सदन इंक्लूड हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। और सभी बोलने का मतलब क्या हो गया? संसद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। कैसे? एक निर्वाचित, एक चुने हुए सदस्य, और एक सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं संसद के। बात स्पष्ट है कि नहीं है? कोई शंका है? अच्छा, आगे जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि उपराष्ट्रपति के एक पद की शर्त होती है कि ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, एक शर्त है, नहीं होना चाहिए, एक शर्त है उपराष्ट्रपति के पद की। मतलब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के कार्यालय में एंटर करता है तो उस पद की शर्त क्या है? चुनाव जीत गया। जैसे हमारा समारोह मरकाम चुनाव में खड़ा हुआ उपराष्ट्रपति के, चुनाव जीत गया, लेकिन समारोह मरकाम लोकसभा का सदस्य भी था, लोकसभा का सदस्य था, उसने चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लिया। कहाँ खेला था स्नोनी? लाइट वहाँ नहीं से नहीं, वहाँ से होता है नोनी। हाँ, अब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा उसके पद को ज्वाइन करने से की एक शर्त है कि वो संसद के किसी भी सदन, या तो संसद के किसी भी सदन का, या तो किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो या उसको क्या करना होगा? मान लो किसी विधानसभा का सदस्य है, विधायक है, या फिर लोकसभा का सांसद है, तो उसको ज्वाइन तभी करेगा जब वो उस सदन का सदस्य नहीं होगा, मतलब उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। शर्त समझ रहे हो? उपराष्ट्रपति के पद की शर्त ये है कि ना तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है, ना ही किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो सकता है, ये शर्त है उसकी। तो या फिर आप ऐसा बोल लो कि जैसे ही वो उपराष्ट्रपति जाएगा, चुनाव जीत के एक दिन जाएगा, साइन करेगा, अपना पद ग्रहण करेगा, ऑफिस ज्वाइन करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी जिस भी सदन का वो सदस्य होगा उस सदन से उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है कि नहीं है? ये उपराष्ट्रपति की बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन, क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा किसका? राज्यसभा का, है ना। अब इसको अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, एक्स ऑफिशियो। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? एक्स ऑफिशियो। इसका अर्थ देखो आप, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा, और जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। अपने पद से ही उपराष्ट्रपति, अपने पद से ही राज्यसभा का सभापति भी होगा। क्लियर है? मतलब राज्यसभा के सभापति का अलग से कोई चुनाव होगा क्या? नहीं होगा। चुनाव किसका हो रहा है? उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति जो भी होगा ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो जान गए ना, इन 8 पीठासीन अधिकारियों में एक अंतर जान गए आप। क्या जान गए?
कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता। पहला अंतर देखो, अंतर देखते हैं ना। सबसे पहला अंतर क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा इसका चुनाव नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं? उस पद के लिए चुनाव हो रहा है क्या? चुनाव तो उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है। पहला अंतर ये हो गया। अगर ये हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, बाकी सातों के लिए, बाकी सातों का चुनाव होता है, बाकी सातों का चुनाव होता है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात कि भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि जैसे जो जिस सदन का पीठासीन अधिकारी है, अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे कि लोकसभा चुनाव हुआ, अभी होने वाला है, हो गया, पूरे देश में 543 सीटों में चुनाव होंगे। जो जहाँ से जीतेगा वो लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। चुनाव के बाद आज तुम्हारी पहली बैठक है, आज तुम्हारी पहली बैठक है ना। आगे सब फ्लाइट व्लाइट पकड़ के दिल्ली में आ गए हो, फ्लाइट में रहता है एमपी का, वहाँ हो, और आज बैठक शुरू हुई, आज पहला दिन है, आज आ गए। ठीक, अब वो सब मैं नहीं जाने वाला हूँ कि राष्ट्रपति पहला संबोधन करेंगे, संयुक्त संबोधन, ये सब पे नहीं जा रहा हूँ ना। मैं तुम्हें समझाने की आ रहा हूँ, यहाँ किससे जो समझाना है वो समझा रहा हूँ। अब लोकसभा अध्यक्ष, तुम सब सांसद हो, नए नए सांसद हो। अब सबसे पहला काम होगा कि क्या इस लोकसभा का कोई अध्यक्ष है? नहीं है। इस सदन का संचालन करने वाला अभी कोई नहीं है। संविधान कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष जो नवनिर्वाचित जो सांसद होंगे उन्हीं में से चुने जाएंगे, चुनाव उन्हीं में से होगा। आ गए, चुनाव बीजेपी जीत चुकी है तो सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के बैठे हैं। उसके बाद कांग्रेस सपा के जो भी जीते, जो भी निर्दलीय जीते वो बैठे हैं। रूलिंग पार्टी भाजपा ने चुनाव जीत लिया तो भाजपा की सरकार बनेगी, तय है। तो भाजपा अपनी ओर से एक सांसद को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर देगी। ठीक, और इधर जितने भी विपक्ष है, कांग्रेस और ये सब विपक्ष में चले गए भाजपा के अलावा, ये लोग आपस में तय कर अपने में से ही, लोकसभा में से ही एक उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। समझ गए आप? सत्ताधारी दल ने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया और विपक्ष ने मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इन दोनों की खासियत क्या है? ये लोकसभा के सदस्य हैं, ये लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, अब इनका चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए। वोट कौन करेगा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए? लोकसभा के सदस्य ही वोट करेंगे। तो दो अलग चीज़ें हो गई। एक कि जो सातों पीठासीन अधिकारी हैं ये अपने अपने सदन के सदस्य भी होते हैं। क्लियर है? और इन पीठासीन अधिकारियों के चुनाव में केवल उसी सदन के सदस्य भाग लेंगे, दूसरे सदन का सदस्य भाग नहीं लेगा। भाई चुनाव हो रहा है लोकसभा अध्यक्ष का, तो जो भी खड़े हुए हैं उनकी पहली शर्त क्या है? वो इस सदन के सदस्य होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? इनके चुनाव में कौन भाग लेगा? ये लोकसभा के पीठासीन अधिकारी पद के लिए खड़े हुए ना, तो केवल लोकसभा के सदस्य ही वोट करेंगे, दूसरा सदन भाग नहीं ले रहा है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन भाग ले रहे थे, है ना। ये बात क्लियर हो गई। जो सातों पीठासीन अधिकारी हैं इनकी खास कॉमन बात क्या होगी भैया? एक तो ये अपने सदन के सदस्य होंगे, पहला क्या हो गया? अपने सदन के सदस्य होंगे। दूसरा, इनके चुनाव में केवल संबंधित सदन के सदस्य भाग लेंगे। संबंधित सदन के सदस्य भाग लेंगे या वोट देंगे। समझ गए ना? बात एक ही है। क्लियर है? एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए, बता रहा हूं। आए कैसे? तो मुंह बना क्यों बैठी है? समझ में आया कि नहीं है? पक्का?
ऐसे हिलारी साला, उसमें भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पक्का समझी कि नहीं? किसी और की परवाह मत किया कर रहे। जब मैं पूछूं समझ में आया नहीं आया, एकदम दिल खोल के बेशरम की तरह तुमको जो लगता है वो बोलना चाहिए, किसी और को मत सोचो, है ना। बहुत सारे छात्रों से यही गलती होती है, जो नए छात्र आते हैं, प्रश्न मन में रहता है, समझ में आया नहीं, और क्या होता है, बस दुनिया जहाँ की लाज रहता है अंदर, लोग क्या कहेंगे ना, लोग हंसेंगे। लड़की लोगों को लड़कों का टेंशन रहता है, लड़कों के बीच बदनामी हो जाएगी, या लड़कों को तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, लड़कियों में इमेज खराब हो जाएगी। तो तुम इमेज खराब करने या इमेज बनाने नहीं आए हो ना, कि लोग तुमको गधा समझते हैं या होशियार समझते हैं। तुम्हारे अंदर बातें क्लियर होंगी तो वो ही तुम्हारे काम आएंगी ना, पक्का। किसी को कोई शंका? मैं कहाँ था रे? हाँ, संबंधित सदन के सदस्य ही भाग लेंगे। मतलब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और हो रहा है तो केवल लोकसभा के सदस्य वोट करेंगे, है ना। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो केवल लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे। अगर किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो कौन भाग लेगा? उस विधानसभा के विधायक भाग लेंगे। ये बात तो समझ गए, है ना। लेकिन राज्यसभा का सभापति इन सातों से अलग है। क्या क्या अलग है? एक तो पहली बात कि वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि उस सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। और जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी होता है ना। और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के पद की एक शर्त है कि वो संसद के या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इनमें से किसी एक सदन का सदस्य है उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लेता है, तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, वो जिस सदन की भी सदस्यता हो वो पद उसका, वो सदस्यता रिक्त हो जाती है। क्लियर है ना? स्पष्ट है ना? दूसरी बात क्या कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता, वास्तव में चुनाव होता है उपराष्ट्रपति के पद का। जबकि बाकी सातों पीठासीन अधिकारियों की क्या एक कॉमन बात क्या है? ये सभी अपने अपने सदन में सदस्य होते हैं। दूसरी बात क्या है? इनके चुनाव होता है, इनके पद का चुनाव होता है, और इनके पद के चुनाव में केवल संबंधित सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं। बात स्पष्ट है? अब मैं जो बताओ, देखो ऐसा नहीं है कि केवल उसी बात को समझाने के लिए आया, क्योंकि ये बात आगे भी आएगी, है ना। चलो आ जाओ, अब क्लियर है। अब मैं इन दो लाइन को मिलाकर एक लाइन बोल सकता हूँ। राज्यसभा के सभापति को छोड़कर सातों पीठासीन अधिकारियों का वेतन भत्ता, अनुसूची 2 में बात कर रहे हैं ना, बोल सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा संसद और विधानमंडल के 8 पीठासीन अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान यही है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता का प्रावधान यही है, लोकसभा उपाध्यक्ष का भी यही है, किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष का भी यही है, किसी राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी यही है, किसी राज्यसभा के सभापति का भी यही है, उपसभापति का भी यही है, और विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति का भी यही है। अब यहीं से एक बात पकड़ लो, जो राज्यसभा का सभापति है वो तो देश का उपराष्ट्रपति है, तो क्या उसको अलग अलग वेतन मिलेगा क्या? उपराष्ट्रपति का अलग से वेतन और राज्यसभा के सभापति का अलग से वेतन? ऐसा नहीं होता। तो यहीं पर आप एक बात पकड़ लें कि संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति सेम होता है, लेकिन उसको उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं मिलता। उसको वेतन किस तौर पे मिलता है? राज्यसभा के सभापति के तौर पर। बात क्लियर है? कैसे नोनी? ठीक है।
शत्रुघ्न सिन्हा के सगा आए, सोनाक्षी सिन्हा के सगा ज्यादा उचित लगी ना। ठीक, आ जाओ। तो राष्ट्रपति किसका किसका है भैया दूसरी अनुसूची में? राष्ट्रपति, राज्यपाल और 8 पीठासीन, संसद के 4 पीठासीन अधिकारी, राज्य विधानमंडल के 4 पीठासीन अधिकारियों को वेतन भत्ता का प्रावधान यही है। ठीक, फिर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जानते हो ना, उसमें न्यायाधीश होते हैं, है ना। अच्छा, जब भी केवल न्यायाधीश लिखा हुआ है, इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सब शामिल हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने होते हैं? 34। नहीं पता है? आगे पढ़ोगे, बस ऐसे ही फोकट में बोल दिया रे मैं, बस सुन लो, गोदो गादो मत, आगे सुप्रीम कोर्ट आएगा तो पढ़ोगे। सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो प्रावधान है, कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। अच्छा, 34 में से एक मुख्य होगा ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। ठीक है। अब हाईकोर्ट में आते हैं। हाईकोर्ट में भी उसी प्रकार एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। तो सभी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सभी का वेतन भत्ते का प्रावधान कहाँ है? यहाँ है। क्लियर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलो भैया, कितने बिंदु, कितने पॉइंट बनाएगा ये? एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा संसद और विधानमंडल के 8 पीठासीन अधिकारी, चौथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, और आखिरी वाला नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बात क्लियर है? तीसरा, शपथ। क्या लिखा है? शपथ या प्रतिज्ञा, है ना। अच्छा, आप लोगों ने कभी टीवी में देखा है, जैसे राष्ट्रपति महोदया किसी को शपथ दिला रही है ना, तो मान लो हमारे बगल में समारोह मरकाम है, वो शपथ ले रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय कैसे बोलती हैं? जैसे मैं समारोह मरकाम, वो भी बोलता है मैं समारोह मरकाम, रिपीट करता है ना। देखिए वैसा, तो राष्ट्रपति महोदया क्या दिलवा रही है उसको? शपथ दिलवा रही है ना। फिर वो जब दोबारा वही बात दोहराता है तो वो क्या कर रहा है? प्रतिज्ञान ले रहा है। क्या कर रहा है? समझ रहे हो ना? ये जो दिलवा रही है, ये क्या दिलवा रही? शपथ। और वो ले क्या रहा है? समझ गए? चलिए, किसके किसके शपथ या प्रतिज्ञान का विवरण अनुसूची 3 में है। पहला मूल शब्द तो याद होना ही चाहिए, शपथ या प्रतिज्ञान कहाँ है? अनुसूची 3। अब अच्छा सवाल बनाना होगा, क्या बनाएगा? किसका किसका है? ठीक, चलो देख लेते हैं। ये 2 जो लास्ट का था ना, उठा के एज इट इज यहां रख दो। ये लास्ट में देखे थे ना अनुसूची 2 में, उठा के यहां रख दो, फिर बाकी देख लेते हैं। चीजें याद करने के आपको कुछ ट्रिक लगाने चाहिए ना, बैल की तरह मेहनत करने और स्मार्ट वर्क करने में अंतर होता है। ठीक है। मैं हमेशा, मेरे को याद रहता है कि आखिरी वाला 2 उठाकर मैं एज इट इज यहां रख देता हूं तीसरे अनुसूची में। अब मेरे को क्या ऐड करना है? सबसे पहला देखो, संघ और राज्य के मंत्री। आपको बेसिक क्लास में मैंने बताया था मंत्रिपरिषद 2 होती है। कौन है रे? काहे लगातार फोन कर रहा, नहीं उठाया एक बार तो। हेलो हेलो, नमस्कार। ये दुर्ग में है। हाँ, अच्छा, किस चीज़ का?
कितना नंबर आ रहा है उनका? अच्छा अच्छा, नहीं वो शॉर्ट टर्म क्रैश नहीं चलाते हम, हमारी प्रॉपर लॉन्ग टर्म शुरू होगी वो जून जुलाई में। हाँ, मेंस की जो बैच जून जुलाई से शुरू होगी 25,000 होगा उसका फीस। वो 10 महीने की होती है, वो 10 से 11 महीनों के लिए होती है। हाँ, मतलब अगले मेंस तक होता है, अगले मेंस तक होता है। पहले हम कोशिश करते हैं 80% सिलेबस पहले करा दें, उसके बाद जो 20% उस गैप में, प्री के बाद गैप में, और बाकी फिर रिवीजन और पूरी राइटिंग प्रैक्टिस वो उसी में होता है, ऐसा होता है। हाँ हाँ, तो देखिए, जो इनको में जिनका सिलेक्शन होना है वो तैयारी पहले कर चुके हैं। होता ये है कि प्री और मेंस के बीच में ये तैयारी होती नहीं है। जिन छात्रों का चयन होता है वो तो कोचिंग आपको प्रोजेक्ट करती हैं कि हाँ आइए, क्योंकि उनको कोचिंग का धंधा चाहिए, कि 3.5 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है। वो छात्र पहले से तैयारी किए हुए होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि छात्रों का प्री निकल जाता है तो वो सोचते हैं कि 3.5 महीने में मेंस हो जाएगा, आधा समय तो उनको वो सिलेबस भी कवर नहीं होगा उनका, तो फिर वो राइटिंग पर काम कैसे करेंगे, ये भी एक समस्या है ये। हाँ, अच्छा अच्छा,